सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अंबेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का अंबेडकर संदेश बेहद शानदार रहने वाला है। आज के अंबेडकर संदेश में हम बात करेंगे दलित वर्गों संबंधी भारतीय मताधिकार कमेटी की सिफारिशों की। आखिर भारतीय मताधिकार कमेटी का गठन कब किया गया, हम आपको बता दें 1 मई 1932 को इस भारतीय मताधिकार कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी का गठन गोलमेज सम्मेलन में बनी मताधिकार उप समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया और इस समिति में 18 सदस्य बाबा साहब को मिलाकर हुआ करते थे। सामान्य साथियों, आज के अंबेडकर संदेश में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर भारतीय मताधिकार कमेटी को में 4 आकलन प्रस्तुत किए जाते हैं। दलित वर्गों की संख्या के बारे में, यानी कि जनसंख्या के बारे में, दलित वर्गों की संख्या आखिर पूरे भारतवर्ष में कितनी है और उत्तर प्रदेश में कितनी है, संयुक्त प्रांत में कितनी है। तो आज के अंबेडकर संदेश में हम लोग संयुक्त प्रांत में दलित वर्गों की संख्या के बारे में बात करेंगे और इस संबंध में 5 आकलन प्रस्तुत किए गए भारतीय मताधिकार कमेटी के समक्ष। 5 जो आकलन प्रस्तुत किए गए हैं उसमें प्रांतीय सरकार, यानी कि संयुक्त प्रांत की जो सरकार है उसके द्वारा दो आकलन प्रस्तुत किए गए और एक आकलन यहाँ पर संयुक्त प्रांत की जो प्रांतीय मताधिकार कमेटी थी उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। यानी कि ये 3 आकलन हम आज आपके समक्ष रखेंगे। बहुत ही ऐतिहासिक अंबेडकर संदेश है मेरे साथियों। मेरा गला थोड़ा सा बैठ गया है, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि आप अंत तक वीडियो को वॉच करेंगे और सपोर्ट करेंगे। बादशाह लिखते हैं कि संयुक्त प्रांत की सरकार ने 2 आकलन प्रस्तुत किए हैं। अपनी पहली रिपोर्ट में उसने संख्या 67,73,841 बताई है। अपनी अंतिम रिपोर्ट में उसने प्रांतीय कमेटी से सहमति जताई कि स्पर्श से अपवित्रीकरण की परिभाषा के अंतर्गत आने वाली जातियों के लोगों की संख्या 4,59,000 है। जहां तक पहली रिपोर्ट में दिए गए 67,73,814 के आकलन का संबंध है, ये बता देना जरूरी है कि ये आकलन संयुक्त प्रांत में अस्पृश्यों की संख्या का आकलन नहीं है। जहां तक इस मुद्दे का संबंध है, ऐसा लगता है कि संयुक्त प्रांत की सरकार ने श्री ब्लंट के टिप्पणी में दिए गए आंकड़े को मौन स्वीकृति प्रदान कर दी है। संयुक्त प्रांत की सरकार ने 67,73,814 का जो आकलन दिया है वह उन लोगों का है जो उनकी राय में राजनीतिक संरक्षण के लिए मान्यता चाहते हैं। इस प्रकार के गुणों एवं दोषों की चर्चा मैंने आगे की है। यहाँ तो मैं पुनः बस इतना कहना चाहता हूँ कि संयुक्त प्रांत की सरकार का यह आकलन वस्तुतः अस्पृश्यों की कुल संख्या का आकलन नहीं है। अपनी अंतिम रिपोर्ट में संयुक्त प्रांत की सरकार ने जो आकलन दिया है उसके बारे में केवल ये कहना चाहता हूँ कि उसके साथ साथ उस आकलन को भी देखा जाए जो उसने साइमन कमीशन को दिया था। उसने सांविधिक आयोग को एक ज्ञापन दिया था। सांविधिक आयोग यानी कि साइमन कमीशन को एक ज्ञापन दिया था। उसके अंत में दलित वर्गों की स्थिति के बारे में उनका टिप्पण परिशिष्ट के रूप में छपा है। उसमें उसने कहा है कि प्रांत में हिंदुओं की कुल आबादी में से कोई 1/3 को, यानी कोई 1,30,00,000 लोगों को रूढ़िवादी हिंदू अस्पृश्य मानते हैं। मेरे साथियों, यानी कि यहाँ पर 1,30,00,000 की जनसंख्या यहाँ पर दलितों की मानी गई है और ये हिंदुओं का 1/3 संख्या है। इतनी बड़ी संख्या यहाँ पर इस टिप्पणी के साथ संयुक्त प्रांत जनगणना संबंधी 1901 की रिपोर्ट में ली गई अस्पृश्यों के रूप में वर्गीकृत जातियों की सूची नत्थी की जाती है। उसमें हर जात की संख्या दी गई है। मेरे साथियों, आज का अंबेडकर संदेश हम आगे बढ़ाएं। हम आपको बता दें आज का अंबेडकर संदेश हम आपके समक्ष रख रहे हैं बादशाह डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 4 से। ये भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित है। सम्मानित साथियों, पेज नंबर 212 से 215 तक हम आपके समक्ष आज प्रस्तुत करेंगे और ये अंबेडकर संदेश नियमित सुबह 5 बजे बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर सारनाथ वाराणसी में, जो कि निर्माणाधीन है, के सौजन्य से आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जाता है। अस्पृश्य जातियों के साथ जुड़ी सामाजिक अपवित्रता का अर्थ केवल यह है कि सवर्ण जाति का कोई भी व्यक्ति किसी अस्पृश्य के हाथ से
अन्न और जल ग्रहण नहीं करेगा। ध्यान दीजिए मेरे साथियों, सवर्ण जाति का कोई भी व्यक्ति अस्पृश्य के हाथ से अन्न या जल स्वीकार नहीं करेगा, और यदि वह सवर्ण व्यक्ति को छू लेता है, यानी कि अस्पृश्य जाति का कोई व्यक्ति अगर सवर्ण व्यक्ति को छू लेता है या उसके निकट संपर्क में आ जाता है, तो इससे पहले कि सवर्ण व्यक्ति अन्न ग्रहण करे या उच्च जातियों के लोगों के साथ उठे बैठे, उसे स्नान आदि करना ही होगा, यानी कि उसको नहाना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि 16 मई 1928 को जब ये ज्ञापन प्रस्तुत किया गया तो अस्पृश्यता यानी स्पर्श द्वारा अपवित्रीकरण की कसौटी पर आधारित लोगों की संख्या 1,30,00,000 थी। यह जाहिर है कि हमारी कमेटी के अध्यक्ष ने जो परिभाषा दी है वह संयुक्त प्रांत में प्रचलित परिभाषा से और उस परिभाषा से भिन्न नहीं है, जिसके आधार पर संयुक्त प्रांत की सरकार ने 1928 में 1,30,00,000 की कुल संख्या का आकलन किया था। अतः मैं इस बात को स्पष्ट करने का भार संयुक्त प्रांत की सरकार पर ही छोड़ना चाहूँगा कि दो आकलनों के बीच इतना बड़ा अंतर क्यों है। लेकिन मुझे ये कहना ही पड़ेगा कि संयुक्त प्रांत में अस्पृश्यों के आकलन के बारे में संयुक्त प्रांत की सरकार ने जो ये परिवर्तन किए हैं वे दलित वर्गों की प्रतिनिधित्व प्रणाली के बारे में संयुक्त प्रांत सरकार के दृष्टिकोण में किए गए परिवर्तन जैसे ही हैं। 23 अगस्त 1930 को सांविधिक आयोग की रिपोर्ट पर लिखे गए अपने डिस्पैच में संयुक्त प्रांत की सरकार ने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडलों का प्रवर्तन समर्थन किया है। हमारी कमेटी को भेजी गई अपनी पहली रिपोर्ट में उस सरकार ने एक तालिका से मनोनयन की सिफारिश की थी, जबकि अपनी अंतिम रिपोर्ट में उसने सीटों के आरक्षण की सिफारिश की है। इससे तो दलित वर्गों के ध्येय का बेड़ा ही गर्क हो जाएगा यदि दलित वर्गों की संख्या और उनके प्रतिनिधित्व, ध्यान दीजिए मेरे साथियों, दलित वर्गों की आखिर संख्या कितनी है उसी अनुपात में उसी निश्चित परसेंटेज में प्रतिनिधित्व यानी कि आरक्षण मिलना चाहिए। जैसे दो अति महत्वपूर्ण मसलों के बारे में किसी सरकार के विचारों में ऐसे अजीबोगरीब परिवर्तन आ जाए। बाबा साहब कहते हैं कि अब मैं संयुक्त प्रांत की प्रांतीय मताधिकार कमेटी के आकलन की चर्चा करूंगा। इसके बारे में मैं निम्न तथ्यों की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। नंबर 1, 1928 में जनगणना आयुक्त के श्री ब्लंट के और सरकार के आंकड़े एक स्वर से कहते हैं कि दलित वर्गों के लोगों की संख्या यानी स्पर्श से अपवित्र करने वाले लोगों की संख्या 1,15,00,000 और 1,30,00,000 के बीच है। अतः इस बात के औचित्य को कमेटी ही सिद्ध करेगी कि उसने इतना अजीब और कम आकलन क्यों दिया है। नंबर 2, मैं कमेटी के इस कथन के प्रति तनिक भी आश्वस्त नहीं हूं कि दलित वर्गों के 2 सदस्य उसके दृष्टिकोण से सहमत हैं और कमेटी के अधिकांश सदस्यों का दृष्टिकोण समझौते के सभी निहित अर्थों के बारे में यथोक्त है। जो भी हो, मैं ये कहना अपना कर्तव्य समझता हूं कि इस मामले के बारे में बाबू रामचंद्र की राय का कोई महत्व नहीं है। उनका नाता दलित वर्ग से केवल इस अर्थ में है कि वे आर्थिक दृष्टि से निर्धन और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के हैं और शब्द की यथार्थ भावना के अनुसार वे अस्पृश्य वर्ग के नहीं हैं। भारतीय मताधिकार कमेटी ने अस्पृश्यों के अगला बिंदु है, तीसरा बिंदु है, भारतीय मताधिकार कमेटी ने अस्पृश्यों के वर्गीकरण के लिए मंदिर प्रवेश और स्पर्श द्वारा अपवित्रीकरण की 2 कसौटियां अपनाई हैं। मेरे साथियों, इस महत्वपूर्ण बिंदुओं को बहुत ध्यान देना है। भारतीय जो मताधिकार कमेटी है उसने अस्पृश्य होने का जो कसौटी है, मानक है, वो ये अपनाया है कि अगर किसी व्यक्ति को मंदिर जाने से रोका जाता है, मंदिर में प्रवेश से रोका जाता है, तो वो यहाँ पर अस्पृश्य कहलाएगा। और यदि किसी के स्पर्श करने से, ऐसे टच करने से अगर वो व्यक्ति अपवित्र हो जाता है, अपने आप को अपवित्र महसूस करता है, तो मेरे साथियों ऐसे में हमें अस्पृश्य माना जाएगा। ये यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण कसौटियां भारतीय मताधिकार कमेटी ने अपनाई हैं। और अब बाबा साहब आगे इस बारे में बहुत बेहतरीन विश्लेषण करते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि उसके बारे में एक और महत्वपूर्ण बात है, वो ये कि संयुक्त प्रांत की प्रांतीय मताधिकार कमेटी ने केवल एक कसौटी को अपनाया है। कौन सी? उसने मंदिर प्रवेश को नहीं माना है, बल्कि उसने सिर्फ स्पर्श द्वारा अपवित्रीकरण की कसौटी को आधार माना है, और वह भी उसकी शाब्दिक भावना के अनुसार, न कि उसकी धारणात्मक भावना के अनुसार।
बाबा साहब चाहते थे कि अस्पृश्यों की संख्या को मानक गिना जाए उनकी धारणात्मक भावना के अनुसार, शाब्दिक भावना के अनुसार नहीं, क्योंकि शाब्दिक में शब्दों में बड़ा खेल यहाँ पर हो रहा है। उस खेल को उजागर भी तो बाबा साहब कर रहे हैं आज। इसलिए मेरे साथियों, अंत तक इस अम्बेडकर संदेश को सुनना बहुत जरूरी है। बाबा साहब कहते हैं कि हमारे चौथे बिंदु में कि हमारे अध्यक्ष की इस परिस्थिति संबंधी परिभाषा को अपनाते समय उसके बारे में मुझे कहना ही पड़ेगा कि उन्होंने वह अपनी जिम्मेदारी पर ही दी है। लगता है प्रांतीय मताधिकार कमेटी ने खंड का उस रूप में उल्लेख नहीं किया है जिस रूप में वह संयुक्त प्रांत में विद्यमान है। श्री ब्लंट तथा संयुक्त प्रांत की सरकार, अब बाबा साहब को विश्लेषण सुनिए, सरकार दोनों ने दलित वर्गों की संख्या के आकलन की जो पद्धति अपनाई है उसके बारे में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पैदा होता है। भारतीय मताधिकार कमेटी ने इस परिकल्पना को अपना आधार बनाया कि वे सभी लोग जो उसके द्वारा स्वीकृत 2 कसौटियों की परिधि में आते हैं उन्हें अस्पृश्य माना ही जाएगा और विशेष प्रतिनिधित्व के लिए यानी कि आरक्षण के लिए भी उसकी गणना उसी प्रकार की जाएगी। अपनी पड़ताल के दौरान भारतीय मताधिकार कमेटी ने देखा कि जैसी परिस्थिति भारत की है उसमें सभी दलित वर्ग अस्पृश्य नहीं है और उनकी आर्थिक और शैक्षिक दशा के बावजूद सभी अस्पृश्यों को उनमें शामिल किया जाए, यानी सभी अस्पृश्यों को शामिल करने की वकालत यहाँ पर कर रहे हैं भारतीय मताधिकार कमेटी। मेरे साथियों, यहाँ पर महत्वपूर्ण बात बाबा साहब कहते हैं कि लगता है कि श्री ब्लंट और संयुक्त प्रांत की सरकार ने एक नितांत अलग प्रकार का विभेद अस्पृश्यों और दलित वर्गों के बीच किया है। आखिर दलित वर्ग और अस्पृश्यों के बीच एक अलग विभेद इस संयुक्त प्रांत की सरकार, समझ सकते हो, बार बार संयुक्त प्रांत नाम आ रहा है जिसे हम यूनाइटेड प्रोविंस कहते थे, यूपी कहते थे, वर्तमान में हम उसको उत्तर प्रदेश कहते हैं, शॉर्ट में यूपी ही कहते हैं, यूपी फॉर उत्तर प्रदेश। तो इस तरह से मेरे साथियों, अस्पृश्यों और दलित वर्गों के बीच जो विभेद किया प्रांत सरकार, संयुक्त प्रांत सरकार ने और श्री ब्लंट ने। बाबा साहब कहते हैं कि उनके अनुसार सभी दलित वर्गों के लोग अस्पृश्य हैं। श्री ब्लंट और संयुक्त प्रांत सरकार के अनुसार सभी दलित वर्ग के लोग अस्पृश्य हैं, लेकिन सभी अस्पृश्य दलित वर्गों की श्रेणी में नहीं आते, यानी कि कुछ अस्पृश्य ऐसे भी हैं जो दलित नहीं है। इसी बात को लेकर बाबा साहब की बहुत कड़ी आपत्ति है। बाबा साहब बहुत अच्छा विश्लेषण करते हैं, कहते हैं ये प्रचलित परिपाटी और भारतीय मताधिकार कमेटी के निष्कर्षों के नितांत प्रतिकूल है। सवाल केवल नामकरण का नहीं है, इसके अति दूरगामी परिणाम निकलेंगे और वे प्रतिनिधित्व की मात्रा पर प्रभाव डालेंगे। संयुक्त प्रांत की सरकार और श्री ब्लंट के प्रतिनिधित्व के प्रयोजन के लिए सभी अस्पृश्यों की आकलन में शामिल नहीं करते, सभी अस्पृश्यों को आकलन में शामिल नहीं करते, वे केवल उन अस्पृश्यों का आकलन करते हैं जिन्हें दलित कहा जा सकता है। भारतीय मताधिकार कमेटी ने इस परिकल्पना को आधार माना है कि इस प्रयोजन के लिए उसके द्वारा स्वीकृत 2 कसौटियों को लागू करके जब एक बार अस्पृश्यों के वर्ग का निर्धारण कर लिया जाए तो इस प्रकार निर्धारित अस्पृश्यों के समूचे वर्ग को प्रतिनिधित्व के लिए आकलन में शामिल किया ही जाना चाहिए और उसके लिए अमीर और गरीब, उन्नत तथा पिछड़े, शिक्षित तथा अशिक्षित और कोई भेदभाव न किया जाए। मेरी राय में यही प्रक्रिया सही प्रक्रिया है। ये कहना आवश्यक नहीं है कि मैं श्री ब्लंट और संयुक्त प्रांत की सरकार द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया से सहमत नहीं हूँ। यानी कि श्री ब्लंट और संयुक्त प्रांत की सरकार ये चाहती थी कि जो सभी दलित हैं, यहाँ सभी दलित वर्गों के लोग अस्पृश्य तो हैं लेकिन सभी अस्पृश्य दलित नहीं है, यानी कि कुछ अस्पृश्य को संयुक्त प्रांत सरकार छोड़ना चाहती थी और उसने चूंकि एक ही कसौटी को अपनाया है, मंदिर प्रवेश की कसौटी को अपनाया नहीं। मेरे साथियों, सभी दलितों को, सभी अस्पृश्यों को यहाँ पर मंदिर प्रवेश की मनाही थी। तो ऐसे में बाबा साहब यहाँ पर सभी दलितों के लिए डिमांड कर रहे हैं। बाबा साहब स्पष्ट कर रहे हैं कि उनके बीच अमीर गरीब का भेद न किया जाए, उन्नत और पिछड़े का भेद न किया जाए, शिक्षित अशिक्षित का भेद न किया जाए। ऐसा ना हो शिक्षित व्यक्ति को अस्पृश्यों से अलग कर दिया जाए या दलितों से अलग कर दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि शिक्षित व्यक्तियों को अस्पृश्यों से अलग कर दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा साहब कहते हैं कि ये सामाजिक दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए। मेरे साथियों, ये अमीर गरीब, उन्नत पिछड़े, शिक्षित अशिक्षित का भेद नहीं होना चाहिए।
जब हम दलितों की कसौटी लें, अस्पृश्यों की कसौटी को मानक के रूप में लें, तो ऐसे में ये आधार नहीं होना चाहिए और इसका सिर्फ और सिर्फ दृष्टिकोण, सामाजिक दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए कि उनको किस तरह से दलित बनाया गया, नीच बनाया गया, अस्पृश्य माना गया। और इसलिए सभी दलित, सभी अस्पृश्यों को यहाँ पर अधिकारों से लैस करने की बात बाबा साहब करते हैं। मेरे साथियों, आज के अम्बेडकर संदेश में इसी निष्कर्ष पर हम और आप पहुंचे हैं। इससे अतिरिक्त अगर कोई निष्कर्ष आप निकाल पा रहे हैं अपने दृष्टिकोण से, तो उसका भी जिक्र आप कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। आज के अम्बेडकर संदेश को रोकने से पहले बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके समक्ष रखना चाहते हैं। भारतीय मताधिकार कमेटी ने अस्पृश्यों के वर्गीकरण के लिए 2 कसौटियां अपनाई मेरे साथियों, 2। वो 2 कसौटियां कौन सी हैं आपको बताना है। आज के अम्बेडकर संदेश का ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपने इस अम्बेडकर संदेश को अंत तक वाच किया। मेरे साथियों, मेरा गला काफी हद तक बैठा हुआ है, आवाज सही से नहीं निकल पा रही, लेकिन आपने फिर भी अंत तक वीडियो को वाच किया, अम्बेडकर संदेश को वाच किया। ये आपकी तन्मयता, आपका समर्पण, आपका त्याग और बाबा साहब के साहित्य को जानने की उत्कंठा है, जो आपको अम्बेडकर संदेश को हर दिन प्रेरित करती है, अंत तक वाच करने के लिए, सुनने के लिए आपको प्रेरित करती है। हम आपके इस समर्पण का बहुत ही हृदय से सम्मान करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं और इसी के साथ दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। यूट्यूब प्ले बटन आ जाए प्लीज। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में। प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।